हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। इस सेशन में हम लोग 10 अक्टूबर को जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है 2021 का, उसको हम कैसे इजीली वे में क्रैक करें, इस पर हम एक स्ट्रेटजिक चर्चा करने जा रहे हैं। ये सेशन बहुत ही छोटा होगा परंतु सारगर्भित होगा। तो इस सेशन में हम लोग किस किस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा ले देते हैं, फिर हम लोग आगे उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स को हम प्रथम प्रयास में कैसे क्लियर करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रथम प्रयास में कैसे करें। और ना केवल प्रथम प्रयास में कैसे क्लियर करें, बल्कि इसमें आपको इसके लिए दोनों पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट लेने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोनों पेपर में आपका कितना सही होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर इसके लिए दोनों पेपर में आप किस एरिया को फोकस करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लेंगे कि जब आप नंबर ऑफ प्रश्न अटेम्प्ट लेंगे तो कितना प्रश्न जो है आप गलती कर सकते हैं, कितना गलती कर सकते हैं, कितना गलती कर सकते हैं। वो जो स्ट्रेटजी होगा, एक स्टैटिकल कैलकुलेशन होगा, उसके ऊपर हम बताएंगे। हालांकि आप एग्ज़ाम में प्रश्न ना गलती करें वही बेहतर होता है, लेकिन फिर भी जब आप बनाएंगे तो कुछ मानवीय जो मिस्टेक होता है उसके कारण और अन्य कारणों से प्रश्न गलती होते ही हैं। तो फिर भी हम कितना गलती कर सकते हैं कि हम रिस्क जोन में ना आए, हमारा रिजल्ट सुरक्षित रहे, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपका जो ये चैनल है, इस पर आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। तो आपको इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए मटेरियल मिलता है। साथ ही आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो मटेरियल होता है वो भी मिलेगा। और तीसरा कि आपको इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित मटेरियल भी मिलेगा। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने जा रहा है, इसके जस्ट बाद हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की शुरुआत करेंगे। तो जो भी आप लोगों में से ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर लेने का इच्छुक है, हम उस पर भी एक स्ट्रेटजिक सेशन लाएंगे। आप इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल पीडीएफ होता है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अब आप मेरा जो क्लास है आमंत्रण क्लासेज जो ऐप है मेरा, उस पर भी आप देख सकते हैं। इस ऐप को आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या ये ऐप का लिंक है, इसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो इस पर यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसका जो डिस्कशन होता है वो आपको मिलेगा। और फिर जो मुख्य परीक्षा के लिए मॉडल आंसर होता है वो भी आपको मिलेगा। दूसरा, इस पर इतिहास और भूगोल का ऑप्शनल पेपर का जो क्लास लेक्चर होता है वो मिलेगा। और तीसरा, सामान्य अध्ययन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षा में है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसका क्लास लेक्चर आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा मटेरियल का, बिल्कुल अद्यतन प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेगा। इस सारे चीज़ों के बारे में आप यदि किसी जानकारी चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस पर ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल जानने के लिए। तो आइए सबसे पहले जो 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसको आप कैसे इजीली वे में क्रैक कर सकते हैं, इसको जानने के लिए और इसको करने के लिए क्या करना होगा कि अभी 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है और यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स से लेके मेंस और फाइनल जो कट ऑफ होता है वो सभी कैटेगरी के लिए रिलीज़ किए हैं। तो हम उस कट ऑफ को देखेंगे, क्योंकि अभी सामने प्रारंभिक परीक्षा है, तो प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को देखते हुए हम ये तय करेंगे कि हमें कितना स्कोर करना है, उसके लिए कितना प्रश्न बनाना है, ये सब। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप ये सारी चीज़ें जानेंगे तो हर एक व्यक्ति, आप अपने अपने कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा, तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके कैटेगरी में 2020 के प्रीलिम्स में इतना कट ऑफ मार्क्स गया था
उसी के आगे पीछे होगा, या तो 2-4 नंबर आगे जा सकता है या 1-2 नंबर पीछे आ सकता है, यही होगा। तो वो भी हम एक आंकड़ा आपको देखेंगे और उस पर हम लोग एक स्ट्रेटजी लेंगे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो मार्कशीट है आपको एक विंडो प्रदान करेगा और बहुत टफ नहीं है यूपीएससी का पीटी पास करना, ये आपको ध्यान रखना। आप कर सकते हैं, ये आपके मन में होना चाहिए, और एक बेहतर स्ट्रेटजी जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करेंगे वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स है वो सभी व्यक्ति को अपने अपने कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रीलिम्स 2020 में जनरल का जो कट ऑफ है वो 92.1 नंबर है। दूसरा जो है, जो सवर्णों में आरक्षित वर्ग है जनरल में, उनका 77.55 है। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ 89.12 गया है। एससी के लिए ये 74.84 है। एसटी के लिए 68.71 है। और फिर जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग कैटेगरी होती है उसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कट ऑफ है। ये कट ऑफ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो आपको एक रणनीति दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक जनरल वर्ग का उदाहरण लेके चलूँगा और आप जिस कैटेगरी से होंगे उसी हिसाब से अपने मार्क में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 92.51, हम इसको 93 नंबर मान लेते हैं, 93 मार्क्स। 93 मार्क्स मानने का अर्थ ये हुआ कि जो यूपीएससी में सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का या जनरल स्टडीज का अध्ययन का, जिससे आपका रिजल्ट आता है, तो इस सामान्य अध्ययन के पेपर में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो इसका अर्थ है कि ये पेपर जो आपका होता है ये 200 मार्क्स का होता है। चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आगे भी आपको बताएंगे, तो 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यदि ये जनरल का 93 मार्क्स कट ऑफ गया है तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि 45 दूना 90, यानी कि लगभग 46 प्रश्न से जिसका ऊपर आप मान लीजिए यहाँ पर एक एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए कि 47 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 94 नंबर हो जाएगा, यानी एक और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 2020 में सामान्य वर्ग के जिस कैंडिडेट का, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश माध्यम का, यहाँ तो माध्यम का रिजल्ट पर कोई नहीं है, तो जिनका कितना 47 प्रश्न सही था, 94 नंबर था, वो मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे। ये 47 कितने में, तो 100 क्वेश्चन में जिनका 47 सही था जनरल कैटेगरी का, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 77 है, 77 का आधा कीजिए, यहाँ पर 89 है, 90 है, यानी कि पूरी की पूरी 45 जिनका सही होगा उन्होंने मेंस लिखा होगा। तो ये एक आपको आइडिया दे रहा है कि यदि जनरल कैंडिडेट का 47 पर सिलेक्शन गया है तो 2021 में क्या हो सकता है। तो अब इसी पर आपका रणनीति तय होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है और किस तरीके से चीज़ों को समझना है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनको 2021 के प्रीलिम्स के लिए कितना स्कोर करना है ताकि उनका रिजल्ट सुरक्षित रहे और किसी प्रकार का मन में इफ बट की कोई बात ना आए। मैं मान के चलता हूं कि चूंकि इस बार ये हुआ तो हो सकता है कभी आगे भी चला जाए, तो आपका स्कोर, यदि आपका स्कोर कह रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, तो पहले आप समझ लीजिए कि यदि आपके क्वेश्चन लगभग 50 से लेके 53 के बीच सही होते हैं, 50 से लेके 53 के बीच ये क्वेश्चन है, यदि 50 से 53 के बीच क्या होता है, सही होता है, तो आपका जो रिजल्ट है पीटी का, वो पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। ये जनरल वर्ग के लिए है, आ जाएगा। अब यदि मान लीजिए आपका 50 से 53 सही होने का अर्थ है, तो 50 यदि आपका सही होता है तो ये कुल कितना हुआ, 100 मार्क्स हुआ।
क्योंकि आप तो कहेंगे आप ज़्यादा ले रहे हैं, उसका भी कारण बताएंगे आपको। और यदि आपका 53 सही हुआ तो आपका कितना होगा, 106 नंबर। देखिए रिजल्ट इस बार 92 पॉइंट यानी 93 नंबर पर गया है, लेकिन ये ज़्यादा भी जा सकता है। तो हम एक सेफ जोन में रहें, हम उस कैलकुलेशन को ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम उस कैलकुलेशन को ले रहे हैं ताकि हम एक सेफ जोन में रहें। और जब आप सेफ जोन में रहते हैं ना, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, जब आप सेफ जोन में रहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि पीटी से लेके जब आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा और इसके रिजल्ट आने तक का जो समय होता है यूपीएससी में, ये बड़ा क्रूशियल होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये 10 अक्टूबर को इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, और मान लीजिए रिजल्ट इस बार नवंबर के फर्स्ट वीक में आता है या 15 नवंबर तक जाता है। तो ये जो एक महीना का समय है, ये एक महीना का जो समय होता है या जो भी समय होगा, ये बड़ा क्रूशियल होगा। यदि आप बाउंड्री लाइन पर रहेंगे तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कई बार मन में आएगा कि पीटी होगा या नहीं होगा। और ये एक महीना यदि आपने इस द्वंद्व में बिता दिए और उसके बाद यदि आपका पीटी हो भी जाएगा तो मेंस की कोई गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप इतना स्कोर कर लिए हैं कि मन में इफ बट की कोई बात नहीं है, प्रीवियस वर्ष का कट ऑफ का अंदाजा है, और तब यदि आपने उतना स्कोर कर लिया है, तो ये जो एक 10 महीने का या 40 दिन का समय होगा आपके पास, यदि इसका आपने सही तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के उपयोग कर लिया तो आपका मेंस का रिजल्ट डेफिनेट हो जाएगा। तो इस समय को कैसे उपयोग करें, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए टारगेट ऊपर ले रहे हैं ताकि मन में इफ बट की कोई गुंजाइश ना हो। तो अब सीधे से आप आ जाइए कि कितना प्रश्न आपको किस पेपर में करना है। तो सामान्य रूप से क्या होता है ना कि जो यूपीएससी में दोनों पेपर होता है, इसको हम लोग तो सीसैट ही कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि हम सामान्य अध्ययन लिख लेते हैं, जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन व जो पेपर है, इस पेपर में आपको कितना बनाना है, क्या करना है, और ठीक उसी तरीके से जो दूसरा पेपर है जो सीसैट का पेपर है, ये हमने एक व्यावहारिक समझ के लिए कर दिया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि दोनों को सीसैट ही कहा जाता है, सीसैट 1 और सीसैट 2 कहा जाता है। अब सामान्य अध्ययन में क्या है कि आपके पास कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, तो आपके पास सामान्य अध्ययन में कुल प्रश्न की जो संख्या है वो 100 है। आप अटेम्प्ट कितना लें, तो मेरे समझ से कि आप अटेम्प्ट यदि लेते हैं तो आपका अटेम्प्ट जो है 75 से 80 क्वेश्चन के बीच होना चाहिए। यदि आ रहा है तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं आ रहा है, प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो 75 से 80 काफ़ी होता है। चूँकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। इतना आपको अटेम्प्ट लेना है। अब इतना जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो आपका सही कम से कम कितना होना चाहिए, सही कितना होना चाहिए, तो इतना अटेम्प्ट लेने के बाद आपका सही कम से कम कितना होना चाहिए। तो यदि आप मान लीजिए कि 75 अटेम्प्ट लेते हैं, तो यदि आप 75 अटेम्प्ट लेते हैं तब तो आपका 60 सही होना चाहिए, और यदि आप 80 अटेम्प्ट लेते हैं तब भी आपका जो है लगभग कितना सही होना चाहिए, 62 के आसपास सही होना चाहिए, 62-63 के आसपास सही होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप गलत कितना कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही कहा कि आप गलत ना करें, लेकिन फिर भी जब आप गलत कर सकते हैं तो यहाँ पर 75 बनाया, 60 सही किया तो आपका 15 गलत हुआ, और यहाँ पर आपने 80 बनाया, 62 सही हुआ तो आपका कितना गलत हुआ, 18 गलत हुआ। तो अब इतने गलत के लिए क्या है कि आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या हो गया आपका कि अब एक्यूरेट सही कितना हुआ, क्योंकि अब माइनस मार्किंग भी होगा, तो आपका एक्चुअल सही जो होगा, एक्चुअल सही कितना हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपका जो एक्चुअल सही हुआ, यदि इस वे में कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो आपका एक्चुअल सही कितना होता है, 60 सही हुआ है। 15 का जो माइनस मार्किंग होगा वो लगभग 5 आपका सही से निकल जाएगा, ठीक ना। तो जब आपका 5 सही से निकल जाएगा तो आपके कितने बच गए, एक्चुअल 55 बच गए।
आप एक दो और गलती कर सकते हैं। 55 हो गया, 55 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11, 110 मार्क्स होता है। इस हिसाब से आप जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप 75 बनाते हैं, 60 आपका सही होता है, 15 16 भी गलत हो जाए, 17 भी गलत हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 गलत होगा तो फिर थोड़ा सा, लेकिन 18 तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि इससे गलत ना हो। और इसी तरीके से यदि आप इस कैलकुलेशन में जाएंगे, 18 गलत होता है तो जाहिर सी बात है कि 62 सही हुआ, 18 गलत हुआ तो 18 का आपका पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए 6 आपका चला गया तो आपका 56 के आसपास बच जाता है। इसमें भी आप मान लीजिए कि 56 या 55 के आसपास और एक दो गलत कर लें तो इस कैलकुलेशन से भी आपका कितना बच जाता है, 56 के आसपास बच जाता है। तो 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112 मार्क्स इस कैलकुलेशन से होता है। यानी हमने जो आपको बताया कि आपको 50 से 55 के बीच रखना है या 53 के बीच रखना है, तो आप एक रेंज ले लीजिए कि आपको 50 से 55 के बीच रखना है। ये एक ऑल ओवर मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वहाँ पर एक दो आगे पीछे हो सकता है, प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए एक दो आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैटिकल डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये एक बात हुई। और ऐसे करके यदि दिमाग में आप बैठा के रखेंगे कि हमें कितना अटेम्प्ट लेना है, उसमें कितना हम गलत कर सकते हैं, कितना हम सही करेंगे, एक्चुअल सही कितना होगा, ये कैलकुलेशन दिमाग में रहेगा तो आपको पीटी आसान पड़ेगा। ये बात आप जान लीजिए। यदि नहीं बहुत टफ प्रश्न है तो आप 75 से भी कम 70 अटेम्प्ट लीजिए, 10 गलत कीजिए, 12 गलत कीजिए। उसमें 70 में यदि 12 गलत होता है तब भी आपका 58 सही है, 4 और निकलेगा तब भी कितना सही है आपका, 54 सही है। तो मैंने कहा ना कि यदि आप कैलकुलेशन केवल ध्यान में रखना कि हमें कितना लेना है और इसी को रेशियो आप ध्यान में रखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में एक दो आगे पीछे हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जो सीसैट का आपका पेपर होता है तो इसमें आपको कुल प्रश्न कितने मिलते हैं, इसमें आपको कुल प्रश्न जो मिलते हैं वो 80 प्रश्न मिलते हैं। कितने मिलते हैं आपको कुल प्रश्न? 80 मिलते हैं। और कुल प्रश्न जो 80 मिलते हैं तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कितना लेना है, तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लेना है कम से कम आपको 55 से 60 के बीच अटेम्प्ट लेना होगा। देखो 80 क्वेश्चन होता है, ये पेपर भी आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का ये भी आपका होता है और ये भी आपका क्या होता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है। अब तो यहाँ पर एक प्रश्न पर नंबर अधिक होगा, आप ध्यान से देखना। अब जब आप अटेम्प्ट इतना ले रहे हो तो आपका सही कम से कम कितना होना चाहिए, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप 55 अटेम्प्ट ले रहे हैं ना तो आपका कम से कम कितना सही होना चाहिए, तो आपका कम से कम 40 सही होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखेंगे, 40 सही होना चाहिए। और यदि आप 60 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो भी आपका कितना सही होना चाहिए, 42 के आसपास सही होना चाहिए, 43 के आसपास आपका सही होना चाहिए। इससे यदि कम होगा तो रिस्क में आ जाएंगे। तो अब हुआ कि आपने गलत कितना कर दिया है, तो पहले कैलकुलेशन में आपने गलत किया है 15 और दूसरे कैलकुलेशन में आपने कितना गलत किया है, 22 गलत किया है। अब आप देख लो कि चूंकि 22 नहीं, आपने 18 गलत किया है। कितना गलत किया है, 18 गलत किया है। तो दूसरे कैलकुलेशन में 18। अब आपका एक्चुअल सही कितना हुआ, यहाँ पे एक्चुअल सही कितना हुआ, तो आपका जो एक्चुअल सही हुआ यहाँ पे इसके हिसाब से जाएंगे, 15 गलत हुए हैं, 5 निकलेगा और तो 40 में से आपका 5 और निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पर कितना एक्चुअल सही बनता है, 35। और इस कैलकुलेशन में 60 बनाया था, 42 सही हुआ, 18 गलत हुआ, तो आपका 6 के आसपास प्रश्न डिलीट होगा सही में से, तो आपका 42 में से 6 घट जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 36। यानी इसके हिसाब से भी आप मान लीजिए कि 35 के आसपास आपका बच जाता है। तो यदि आपका 35 के आसपास दोनों ही कैलकुलेशन में रहता है, एक दो आगे पीछे यहाँ भी जा सकता है, तो आप आराम से सीसैट क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न पर कितना होगा ये आप निकाल लेंगे, 80 का 200 मार्क्स है तो आप निकाल लेंगे,
आराम से 33% यदि क्वालिफाई होगा तो 33% यदि क्वालिफाई होगा तो आप आराम से समझ लीजिए कि आप 35-36 क्वेश्चन में इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत ही आसान से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। अब ये है कि यूपीएससी में ये देखा गया है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम बहुत कारणों से आ रहा है, ये एक अलग चर्चा का विषय होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि हम सीसैट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी माध्यम के छात्र सीसैट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम सीसैट पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मेंस के लिए हमारा सिलेक्शन कम होगा, फिर आगे डिफरेंट प्रोसेस में जाते जाते हमारा रिजल्ट कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम घर पे इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत इजी इसको ले लेते हैं। कुछ ट्रांसलेशन की भी समस्या होती है कि यूपीएससी का हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो होता है बहुत ही अलग प्रकार का होता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी जो हमें मिला है करना तो उसी में है, तो हमें प्रैक्टिस करना होगा। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सामान्य अध्ययन पहले पेपर में इतना स्कोर करने के लिए या इतना 75-80 प्रश्न बनाने के लिए आपको किस किस एरिया को फोकस करना चाहिए और कहां पर आप टारगेट कर सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप सबसे पहले कहां फोकस करें वो ध्यान पर देखिए, कहां फोकस करें, कहां फोकस करें। तो एक तो आप तैयारी कर ही चुके होंगे क्योंकि अब 8 दिन आपके एग्जाम का रह गया है, तो फोकस कहाँ करें, तो सबसे पहला आपको करना है कि 3 पेपर का आप सिलेक्शन कर लीजिए, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग लगता है 3 पेपर का। मैं अपने समझ से बता रहा हूँ कि इसमें एक भूगोल और पर्यावरण होना चाहिए। यदि भूगोल और पर्यावरण को आप अच्छे से कवर करके जाते हैं तो पिछले वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा यूपीएससी के भूगोल और पर्यावरण से पूछने का, लगभग 30 प्रश्न पूछते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि इस 30 प्रश्न में आप कम से कम 24-25 बनाइए। आपको मैं 24 प्रश्न आपको बनाना चाहिए। पर्यावरण का कुछ क्वेश्चन हाथ से निकल सकता है, लेकिन यदि इंडिया फिजिकल का, वर्ल्ड फिजिकल का, इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी का है तो आप आराम से उस प्रश्न को, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बनाइए। यदि अच्छी तैयारी होगी तो आप बना सकते हैं। दूसरा आप टारगेट कर सकते हैं इतिहास, इतिहास और कला संस्कृति को, इतिहास और कला संस्कृति को आप टारगेट कीजिए, इतिहास और कला संस्कृति को। तो इतिहास और कला संस्कृति से भी आप देखते होंगे कि कुल लगभग 20 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिए कि 15 क्वेश्चन बनाइए, जरूर बन जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था। तीसरा जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, संविधान प्लस जो राज्य व्यवस्था है वो। ये 3 ऐसा सेक्शन है कि यहाँ से भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होता है, तो यहाँ भी आप 15 बनाइए। अब आप देखिए कि इस 3 सेगमेंट से यदि आपने इतना प्रश्न बना लिया है तो कितना हो गया, 30, 20, 50 और 4 कितना हो गया, 54 प्रश्न यहाँ से आपका हो जाता है। तो यदि आप 54 प्रश्न अटेम्प्ट ले लिए हैं 3 ही सेक्शन से, और इसमें यदि आप 40-45 भी सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी आपके पास और 3-4 सेक्शन बाकी है, जैसे इसके अब आपके पास अर्थव्यवस्था का सेक्शन बाकी है। तो यदि किसी की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो इसमें से किसी एक को रिप्लेस करके वो अर्थव्यवस्था को शामिल कर सकते हैं। 5वां आपके पास क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन अभी बाकी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से भी कुछ प्रश्न खींच नहीं सकते हैं। और सभी सेक्शन के मिला के आपके पास क्या है कि समसामयिकी का भी सेक्शन है, समसामयिकी। तो आप थोड़ा सा अपने को समझिए, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को समझिए कि कहाँ पर आप फोकस करने से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। केवल पढ़ने भर से नहीं होगा, एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी होगी और आप पीटी आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आप इतना बता दिया हूँ, और अब क्या पढ़ना है इसके लिए नहीं, ये बताने का समय नहीं है। हाँ, जब आप अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा जो 2022 में एग्जाम देंगे, 23 में देंगे, उनके लिए मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये एक संक्षिप्त वीडियो होगा। अब जो आपका सीसैट पेपर है जो सभी के लिए, हिंदी माध्यम के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, तो इसमें मैं 2 तरीके से चलूंगा, 2 तरीके से।
कितना बनाना है, कितना आप गलत कर सकते हैं, कितना सही हो जाना चाहिए, ये तो आपको मैंने एक कैलकुलेटिव अप्रोच बता दिया। अब एक है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी गणित और रीजनिंग कमजोर है, जिनकी गणित और रीजनिंग कमजोर है, वो क्या करें? गणित और रीजनिंग कमजोर है वो क्या करें? देखो, डरने की कोई बात नहीं होती है, केवल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होती है। गणित रीजनिंग कमजोर है, वे क्या करें? वे क्या करें यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा। और दूसरा, जिनकी गणित और रीजनिंग, जिनकी मैथमेटिक्स क्वांट और रीजनिंग अच्छी है, जिनकी क्वांट और रीजनिंग अच्छी है, वो किस तरीके से सीसैट पेपर को हल करें? अच्छी है, वे क्या करें, किस तरीके से सीसैट पेपर को हल करें? तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जिनकी गणित और रीजनिंग कमजोर है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, खासकर गणित का। आप करेंगे क्या? तो यहाँ पर एक सेशन होता है डिसीजन मेकिंग का, आप इस प्रश्न को ढूंढ कर बनाइएगा डिसीजन मेकिंग का। एक सेक्शन होता है आपका संचार कौशल का, इंटरपर्सनल स्किल का, तो संचार कौशल का जो प्रश्न होता है आप उसको ढूंढ कर बनाइएगा। और तीसरा देखो, जो रीजनिंग में होता है ना, वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला प्रश्न होता है, आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। तो फिर आप तीसरे पायदान पर क्या जाएंगे, रीजनिंग के प्रश्न को बनाएंगे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है आप उसको थोड़ा सा मेहनत करके आराम से बना सकते हैं। ये 3 एरिया करने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन पर। कॉम्प्रीहेंशन पर आप चले जाएंगे। मैथ आप टच नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय भी जाएगा, और यदि सही नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, तब आप नंबर ऑफ प्रश्न जितना अटेम्प्ट लेना है वो आप नहीं ले पाएंगे। मैथमेटिक्स का 80 में कितना प्रश्न होता है, मान लीजिए 6, 7, 10 प्रश्न होता है, आप उसको छोड़ दीजिए ना, आप मान लीजिए कि आपके पास 70 प्रश्न है, उसमें से आप 55 बनाइए, तब भी 15 रह जाता है। तो आपको कहाँ पर फोकस करना है ये ध्यान में रखना है। तो डिसीजन मेकिंग हुआ, संचार कौशल हुआ, इस तरीके का और जो भी एरिया होता है, रीजनिंग का एरिया होता है, कॉम्प्रीहेंशन का होता है। ये कॉम्प्रीहेंशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रीहेंशन बनाने के तरीके होते हैं। नॉर्मली जब आप कॉम्प्रीहेंशन बनाए तो सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए, तब आप 2 बार में कॉम्प्रीहेंशन को बना लेंगे। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन देखा और उसको पैसेज पढ़ना शुरू किया तो फिर आप ज़्यादा समय करेंगे कंज्यूम, और फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका कम हो जाएगा। हिंदी माध्यम में ये देखा गया है कि 40 से 45 प्रश्न तक पहुँचते पहुँचते 80% स्टूडेंट का 2 घंटा समय समाप्त हो जाता है। अब आप मान लीजिए आप 45 बनाए हैं, तो उसमें से यदि आपका 10 गलत हो गया, 12 गलत हो गया, तो हो गया आप रिजल्ट के रेस से बाहर हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन बनाने के तरीके होते हैं, सबसे पहले प्रश्न, फिर उसका पैसेज, और जहाँ पर प्रश्न को दिमाग में मेमोराइज रखेंगे, जहाँ पर उससे रिलेटेड वस्तु मिलेगा आप उसको अंडरलाइन करिएगा। दूसरी बार प्रश्न पढ़ेंगे और पैसेज में जाएंगे, आपका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। और ऐसे एस्पिरेंट जिनको गणित रीजनिंग आती है, कि उनका फुली कमांड है कि मैं जो बनाऊंगा सही होगा, तो उनको तो कोई सोचना ही नहीं है। सबसे पहले उनको गणित के प्रश्नों को हल करना है, मैथमेटिक्स के, उसके बाद उनको रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना है। रीजनिंग के बाद वो भी क्या करें कि तीसरे पायदान पर डिसीजन मेकिंग को रखें। क्या करें, डिसीजन मेकिंग को रखें, तीसरे पायदान पर डिसीजन मेकिंग। फिर जो है सो संचार कौशल को रखें। किसको रखें, संचार कौशल को रखें। और तब जाकर आप जो है कॉम्प्रीहेंशन को बनाइए, कॉम्प्रीहेंशन को बनाइए। तो इस तरीके से यदि आप अपने लिए कुछ जो है सो निर्णय लेते हैं और इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीटी आप क्रैक कर सकते हैं, आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और इसमें अब कहाँ पर क्या पढ़ना है, चूँकि 8 दिन में आप अपना, तो सबसे बात मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपका जो अपना रूटीन है पढ़ने का, जो स्ट्रेटजी है, उसको चेंज मत कीजिएगा। हमने ये दे दिया आपको थोड़ा सा इनपुट कि यदि आपके स्ट्रेटजी में ये फिट बैठता है तो इसको फिट कर लीजिए और पीटी क्रैक कर लीजिए। तो आपको कहाँ पर क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है कि मार्क्स को याद रखना है, जो 2020 का कट ऑफ गया है,
उसके बाद दूसरा आपको बताया कि उस मार्क्स के हिसाब से आपको कितना करना है, क्योंकि इफ बट की कोई बात ना रहे और ये जो पीटी और पीटी के रिजल्ट के बीच का समय होता है आप इसको सही तरीके से यूज कर सकें। तीसरा, दोनों पेपर में आपको कहां पर कितना प्रश्न बनाना है और किस कैलकुलेशन के मोड में चलना है ये आपको बता दिया है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए आपको कहां पर फोकस करना है, 3 एरिया को टारगेट कर लेना है। अब वो 3 एरिया आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं रहता तो मैं इस 3 एरिया पर फोकस करता, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मैंने जो 3 बताया ये सभी के लिए ग्राह्य होता है। और फिर सीसैट पेपर में मैं 2 तरीके से गया हूं, एक जिनकी रीजनिंग और मैथ कमजोर है, डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से सीसैट क्वालिफाई करोगे। और जिनकी गणित रीजनिंग अच्छी है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सामने में है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे, आपका पीटी का रिजल्ट जो है सो निसंदेह आएगा। और आपको पीटी के लिए अग्रिम शुभकामना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके काम आएगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस तरीके से ये पसंद आया, इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं और अपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। तो फिर से एक बार पीटी के लिए अग्रिम शुभकामना है सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और इस वीडियो को आप लोग देखिए अंत तक, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का लिंक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।